करते हैं। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना अच्छे से? ठीक है, चलो। पूरा एक दिमाग खराब हो गया, आज क्लास बहुत लेट हो गया ना। इतना अच्छा मेरा आज मूड था पढ़ाने का, सब वेस्ट हो गया। चलो, अब पढ़ना तो है ही। चलो, आज हम पढ़ते हैं क्या? सेकंड टॉपिक है हमारा रेसिडेंटल स्टेटस। ठीक है, ये क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, बताने के लिए। मान लो कि ये क्या है, ये इंडिया है, और ये क्या है, ये वेस्ट इंडीज है। ये एक अदर फॉरेन कंट्री है, ठीक है, वेस्ट इंडीज। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिटीजन है, क्या नाम है उसका, क्रिस गेल। ठीक है, और इंडिया में हर साल क्या होता है, इंडिया में हर साल क्या होता है, आईपीएल। ठीक है, तो इस बार आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने क्रिस गेल को 10 करोड़ रुपए में खरीदा। कितने करोड़ खरीदा, 10 करोड़ रुपए में। तो 10 करोड़ किसने खरीदा, आईपीएल की टीम ने। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो 10 करोड़ रुपए की इनकम हुई किसको, क्रिस गेल को, तो ये 10 करोड़ की इनकम पे क्रिस गेल किसको टैक्स पे करेगा, वेस्ट इंडीज को टैक्स पे करेगा या इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो यही सिखाना है मेरे को आज आपको कि ये दो 10 करोड़ रुपए कमाए हैं क्रिस गेल ने, तो ये क्रिस गेल किसको टैक्स पे करेगा, अपनी देश में पे करेगा टैक्स या इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ठीक है, अब मैं केस सेकंड लेता हूं। मान लो कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे युवराज सिंह है, स्पेलिंग क्या है, यू वी है, जो भी है। ठीक है, युवराज सिंह। ठीक है, अब क्या हो गया, अब वेस्ट इंडीज में क्या होता है, सीपीएल होता है, कैरिबियन प्रीमियर लीग। जैसे इंडिया में क्या होता है, आईपीएल होता है, वैसे वेस्ट इंडीज में क्या होता है, सीएपीएल होता है, क्रिकेट मैच होता है। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज की टीम ने, जो सीपीएल को जिसने ऑर्गेनाइज करवाया था, उस टीम ने युवराज सिंह को 5 करोड़ रुपए में खरीदा। तो ये 5 करोड़ रुपए युवराज सिंह ने कहाँ कमाए, वेस्ट इंडीज में कमाए। तो कहने का मतलब है कि युवराज सिंह इस 5 करोड़ की इनकम पे किसको टैक्स पे करेगा, वेस्ट इंडीज को पे करेगा या इंडिया को पे करेगा। अब आप बोलोगे युवराज सिंह तो इंडिया का है तो इंडिया में टैक्स पे करेगा, डिपेंड ऑन रेसिडेंटल स्टेटस। इसीलिए आज हम आपको सिखाने वाले हैं रेसिडेंटल स्टेटस। इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं इंडियन हूं तो इंडियन टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो फॉरेनर फॉरेन को टैक्स पे करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। हम बात कर रहे हैं इनकम की, कि वो इनकम कहाँ टैक्स पे करेगा, इंडिया में टैक्स पे करेगा या वेस्ट इंडीज में। अगर युवराज सिंह है तो युवराज सिंह कहाँ पे करेगा, इंडिया में पे करेगा, वेस्ट इंडीज, डिपेंड ऑन रेसिडेंटल स्टेटस। ठीक है, तो आज हम वही सिखाने वाले हैं। ठीक है, कि ये होता क्या है, तो आपको समझ में आया बैकग्राउंड। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग तो शहर से बाहर भी निकलते नहीं है, तो फॉरेन तो भूल ही जाओ। ठीक है, जो भी इनकम कमाते हैं, कहाँ कमाते हैं, हम लोग इंडिया में कमाते हैं, तो टैक्स भी इंडिया में भरेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे अपना शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ, सलमान खान की बात कर रहा हूँ, और जो अपने अंबानी टाटा, इनकी कंपनियां बाहर भी है ना, तो इनकी कंपनियां इंडिया में कमाती है और बाहर भी कमाती है। तो टाटा, बाहर की इनकम जो टाटा कमाती है उसकी इनकम कहाँ टैक्स होगी, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा रेसिडेंटल स्टेटस। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जो लोग इंडिया से बाहर नहीं आते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी इनकम इंडिया से बाहर भी हो रही है और इंडिया में भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है, इंडिया में पैसा कमाया तो टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ किसी इंसान ने फॉरेन में पैसा कमाया है, तो उसकी इनकम कहाँ टैक्स पे होगी, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, बताओ, आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ में आया कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? ठीक है, अगर समझ में आया थम्स अप कर दो या यस बोल दो। ठीक है, अपने माइंड में ये लेके मत आना, अपने माइंड में ये मत लेके आना अगर मैं इंडियन हूं तो इंडियन को टैक्स पे करूंगा, ऐसा नहीं है। आप खुद सोचो, मान लो कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मान लो मैं कहाँ हूँ, पाकिस्तान में हूँ। मैं पाकिस्तान में पढ़ाता हूँ पाकिस्तान के स्टूडेंट को, मैं पाकिस्तान में पढ़ाता हूँ पाकिस्तान स्टूडेंट को। ठीक है, उनसे मैं लाखों लाखों रुपए लेता हूँ। ठीक है, बताओ, मैंने किसको पढ़ाया, पाकिस्तान के स्टूडेंट को पढ़ाया,
उनसे मैंने फीस ली है ना। तो पाकिस्तान क्या बोलेगी, वाह भैया वाह रोहित, हमारे देश में आके हमारे बच्चों को पढ़ा के पैसा कमा के कहाँ ले जाओगे, इंडिया में ले जाओगे। हम क्या बेवकूफ हैं, हम तुमसे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। इसीलिए हर कंट्री में क्या लाया गया, रेसिडेंट स्टेटस। अगर मैं इतने दिन वहां रुकूंगा तो ही मुझ पर टैक्स आएगा, वरना नहीं आएगा। अब वो कितने दिन होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, वरना ऐसे तो हर कोई करेगा। शाहरुख खान क्या करेगा, सऊदी अरब मूवी बनाएगा, अब पैसा लेके इंडिया में आ जाएगा, तो इंडिया तो कंट्री रिच हो जाएगी ना। तो बहुत लोग ये करेंगे ना, फॉरेन पैसा कमाएंगे इंडिया में लेके आ जाएंगे। तो ऐसे नहीं होने वाला, जहां पैसा कमाओगे वहां कुछ कंडीशन होंगी, ठीक है। अगर उस कंडीशन में अगर आप आते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम वही आपको सिखाने वाले हैं, रेसिडेंट स्टेटस, ठीक है। चलो, बस दुआ करता हूँ कि आपको ब्लड ना दिखे। अगर ब्लड दिख गया तो मुझे लिखना पड़ेगा। अब मैं दिखेगा पक्का बताऊँ, दिखेगा आपको शायद, मैं और मोटा कर देता हूँ। बताओ देवियों सज्जनों, आपको सही दिख रहा है ये कि ब्लड दिख रहा है। अरे ब्लड दिख रहा है, ठीक है, ओके ओके। वेट, मुझे बस 2 मिनट का टाइम दो, अभी सब साफ दिखेगा। आप बताओ, अभी भी ब्लड दिख रहा है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि ये मुझे आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है, डेफिनेशन। अब बताओ, अब तो यार नहीं दिखने वाला यार, रुक जाओ बस 2 मिनट। अब बताओ, हैं, अभी आपको साफ नहीं दिख रहा है यार। ये तो बहुत, चलो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, चलो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। मुझे पता है आपको इतना तो दिख रहा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, इतना तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। चलो, अब भैया बस करो आनंद यार, ठीक है, पढ़ लेता हूँ मैं। ठीक है, देखो, मैंने व्हाट्सएप पे सारे पिक भेज दिए हैं, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्लास होने के बाद प्लीज एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ठीक है, एज पर बीकॉम पढ़ाता हूँ, ठीक है मैं। चलो आ जाए, आगे बढ़ते हैं। ओके, आया सब क्लियर, देखो एक गुड न्यूज आ गई, ओके गुड गुड गुड। अब मैं पढ़ रहा हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब क्या लिखा है, टैक्स इंसिडेंट मतलब टैक्स किस पे आएगा। आज हम बात कर रहे हैं, मैंने ये बताया क्रिस गेल ने पैसा इंडिया में कमाया, तो इंसिडेंट किस पे, क्रिस गेल पे आया। तो क्रिस गेल को टैक्स पे करना है कि नहीं पे करना है, वो हम आज आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। क्रिस गेल को टैक्स पे करना है कि नहीं, पता क्यों पे करना है, कैसे पे करना है, आज हम आपको वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, टैक्स इंसिडेंस ऑन एन असेसी डिपेंड ऑन हिज रेसिडेंटल स्टेटस। क्या बोला, असेसी कौन, जिस पे टैक्स आया है, जिसने इनकम कमाई है, बोला है इनकम टैक्स उसी को पे करना है जिस पे डिपेंड क्या करता है, रेसिडेंटल स्टेटस। अगर रेसिडेंट स्टेटस इंडिया में हो रहा है उसका, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। अगर रेसिडेंट स्टेटस वेस्ट इंडीज में हो रहा है या अदर कंट्री में हो रहा है या फॉरेन कंट्री में हो रहा है, तो उसको टैक्स पे करना है। सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, रेसिडेंटल स्टेटस पे, ठीक है। अभी ये होता क्या है, इसके रूल्स क्या है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। For instance, whether an income accrue to individual outside India is taxable in India। क्या बोला, भले चाहे वो इंडिया में कमाए चाहे बाहर कंट्री में कमाए, आउटसाइड इंडिया कमाए, ठीक है, डिपेंड अपॉन द रेसिडेंटल स्टेटस। वही आ गया ना, आप इनकम कहीं भी कमाओ, अगर रेसिडेंटल स्टेटस बोलता है ये इनकम आपको इंडिया में टैक्स पे करनी है, तो इंडिया में टैक्स पे करनी होगी। रेसिडेंटल स्टेटस बोल रहा है इंडिया पे नहीं करनी, अदर कंट्री पे करनी, अदर कंट्री पे करनी है, तो क्या लिखा है, ऑफ द इंडिविजुअल इन इंडिया। भले वो बंदा इंडिया का हो, उसने इनकम जनरेट करी आउटसाइड इंडिया, उसको टैक्स इंडिया पे करना होगा, डिपेंड ऑन रेसिडेंटल स्टेटस, ठीक है। चलो, सिमिलरली वेदर एन इनकम अर्न अ फॉरेन नेशन सॉरी क्या लिखा है, वेदर एन इनकम अर्न बाय अ फॉरेन नेशनल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब मैं बात करूं क्रिस गेल की, याद है वो फॉरेनर था, उसने कहा इनकम कमाई, इंडिया में कमाई, ठीक है। टैक्सेबल इन डिपेंड ऑन रेसिडेंट स्टेटस, वही बात आ रही है, मैं आपको वही समझा रहा हूँ जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया था, सब वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या लिखा है,
ऑफ द इंडिविजुअल रेदर देन सिटीजनशिप। आपको यहाँ पे सिटीजनशिप को मेंशन नहीं करना है। सिटीजन तो अलग चीज हो गई। सिटीजन तो अलग चीज होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ मैं किसका नागरिक हूँ? इंडियन, मैं इंडियन हूँ। यहाँ पे इंडियन वाली बात नहीं आ रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेसिडेंटल की, कि आपने कितने दिन रह के उस देश में कितना कमाया, आपने इंडिया में कितने दिन रुके, आप फॉरेन में कितने दिन रुके, उसकी बात चल रही है। यहाँ पे सिटीजनशिप को नहीं लेना, इसलिए लिखा हुआ है रेदर देन ऑन हिज सिटीजनशिप। इसको इंक्लूड नहीं करना है, इससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। Therefore, determination of the resident status of person is very significant other fund outside tax level। ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम पर्सन की अच्छे से, जो उसने जहाँ कमाया है, इससे हमें बहुत ही ईजी हो जाएगा उसकी इनकम को टैक्स करना। ठीक है। वही बोला है। चलो आ जाओ। आज हमने, आपको याद है इंट्रोडक्शन में हमने सिखाया था पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। याद है पहला क्या था पर्सन का नाम? इंडिविजुअल। दूसरा क्या था? एचयूएफ। तीसरा कंपनी। और बाकी कहाँ गए? अदर एसएससी। मतलब फर्म हो गई, एओपी हो गई, बीओआई हो गई, आर्टिफिशियल पर्सन हो गए, सब किसमें आएंगे? अदर एसएससी में आएंगे। हैज पर बीकॉम मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा इंडिविजुअल एचयूएफ। ठीक है। बीकॉम में कंपनी और अदर एसएससी का नहीं आता। ठीक है। तो मैं से आपको दो ही सिखाने वाला, इंडिविजुअल एचयूएफ। ठीक है। जो आपके बीकॉम में एज अ थ्योरी में आता है। ठीक है। चलो, अब थ्योरी आप करने वाले वैसे भी नहीं हो, बट अंडरस्टैंड, समझ लो क्या होता है। अगर इंडिविजुअल हो, मतलब एग्जाम्पल शाहरुख खान, तो चेक करेंगे पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। मतलब शाहरुख खान या मैं कितने दिन इंडिया में रुका, उसी हिसाब से मेरा क्या चेक किया जाएगा? रेसिडेंटल स्टेटस। समझ में आया? अगर मैं एचयूएफ हूं, मतलब मेरा फैमिली बिजनेस है, तो मेरा फैमिली बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से हो रहा है या फॉरेन कंट्री से हो रहा है? वही लिखा है, प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। जहां मेरा एचयूएफ कंट्रोल होगा, जहां मेरा एचयूएफ का बिजनेस होगा, अगर मेरा एचयूएफ का बिजनेस इंडिया में होगा, तो मुझे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। अगर मेरा एचयूएफ का बिजनेस आउटसाइड इंडिया होगा, तो मुझे उस कंट्री को टैक्स पे करना होगा जहां मेरा एचयूएफ बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है। तो हम दो ही पढ़ने वाले हैं। अब याद रखना, मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल। कौन? मैं कमा रहा हूँ, मैं अपने नाम से पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? इंडिविजुअल। जैसे मेरी जॉब लग गई मेरी, मैं जॉब कहाँ कर रहा हूँ? इंडिया में कर रहा हूँ। मैं इंडिया में रह रहा हूँ, तो टैक्स भी इंडिया पे करूंगा। अब हो सकता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं खुद के नाम पे कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। सॉरी, मान लो मैं एक्टर हूँ। ठीक है। मैंने 4 मूवी करी। 2 मूवी मैंने इंडिया में करी, और 2 मूवी मैंने कहाँ करी? यूएस में करी। अब दो दो मूवी मैंने इंडिया में करी, तो इंडिया में कितने दिन रुका, वो हम चेक करेंगे स्टे। अगर इंडिया में स्टे इतना है उसका, तो उसको इंडिया में टैक्स पे करना है। अगर यूएस में उसका स्टे ज्यादा है, तो उसको यूएस में टैक्स पे करना है। डिपेंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है। स्टे कितना क्या होता है। ठीक है। चलो, याद रखना इंडिविजुअल स्टे चेक करेंगे। देखो, अगर इंडिविजुअल शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, इनके लिए स्टे चेक करेंगे स्टे कितना है। अगर आपका एचयूएफ है, तो क्या चेक करेंगे कि उसका बिजनेस कहाँ पे है। वहां पे स्टे नहीं आएगा। स्टे से कहाँ आएगा? इंडिविजुअल में। ठीक है। अब मुझे बताओ, आपकी दुकान है, आपकी शॉप है, शॉप को उठा के कहीं ले जाओगे यूएस में क्या? शॉप तो एक ही जगह रहेगी ना, चाहे वो फॉरेन कंट्री में, चाहे वो इंडिया में। तो शॉप का स्टे चेक नहीं होगा। शॉप का क्या चेक होगा? कि शॉप का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। ठीक है। बाकी कंपनी पढ़ने वाले नहीं है, छोड़ो। देखो, हमने आपको सिखाया था, हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर की। ठीक है। तो हमारा प्रीवियस कौन सा है? हमारा प्रीवियस ईयर है 2021। ठीक है। तो यही लिखा है, रेसिडेंटल स्टेटस ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर बिकॉज वी हैव डिटरमाइंड द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। बताओ, हम लोग इनकम टैक्स किसका निकालते हैं? प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का ही क्या निकालना है? रेसिडेंटल स्टेटस। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सुनो क्या एग्जाम्पल। 2020 और 21 मेरा क्या है? प्रीवियस ईयर। तो 2020-21 पूरे एक साल, मतलब अप्रैल टू मार्च, एक साल में कहाँ रुका, और कहाँ कहाँ से कितनी इनकम कमाई मैंने। तो प्रीवियस ईयर का क्या होगा? रेसिडेंटल स्टेटस कैलकुलेट होगा, असेसमेंट का नहीं होगा। जिस ईयर की इनकम आप टैक्स कर रहे हो, उसी ईयर का क्या होगा? स्टेट चेक किया जाएगा आपका। और क्या लिखा है? इट इज टू बी कैलकुलेट फॉर एवरी ईयर बिकॉज इट मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। और ये याद रखना, रेसिडेंटल स्टेटस हर साल चेक करेंगे हम लोग। हर हर प्रीवियस ईयर चेक करेंगे, ईयर टू ईयर। अब मान लो कि एक साल में सिर्फ यूएस में रहा, उसके बाद मैं इंडिया आ गया,
फिर मैं इंडिया 3 साल रुका, फिर मैं यूएस चला गया। तो इनकम टैक्स ने बोला है आप कितने दिन रुकते हो, कितने दिन नहीं रुकते हो, हम आपका हर साल चेक करेंगे कि कितने दिन आप कहाँ थे, कितने दिन आप कहाँ नहीं थे। ठीक है, तो एवरी ईयर क्या चेक होगा आपका, रेसिडेंट स्टेटस। ठीक है, हम लोग का चेक नहीं होगा यार, हम लोग तो इंडिया में रहते हैं। बात उनकी हो रही है जो लोग इंडिया में कमाते हैं और फॉरेन में भी कमाते हैं। ठीक है, उनकी बात चल रही है। हम लोग तो इंडिया में पैदा हुए इंडिया में निकल लेंगे, हम लोग तो बाहर जाने वाले भी नहीं है। ठीक है, तो बात मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो लोग फॉरेन में कमाते हैं और इंडिया में भी कमाते हैं। और क्या लिखा है, ए पर्सन कैन बी रेसिडेंट फॉर मोर देन वन कंट्री फॉर एनी प्रीवियस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बंदा दो जगह रेसिडेंट हो सकता है, इंडिया में भी और यूएस में भी। सर कैसे, अभी समझाऊंगा मैं आपको। मान लो एग्जाम्पल, इंडिया क्या बोलता है, अगर आप इंडिया में 6 महीने रुके, अगर आप एक साल में इंडिया में 180 दिन रुके, तो आपको हम क्या मान लेंगे, रेसिडेंट। यूएस बोलता है अगर आप यूएस में 90 दिन रुके, तो आपको क्या मान लेंगे, रेसिडेंट। तो सबके अलग अलग क्या होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, क्या, रेसिडेंट को चेक करने के लिए। तो बताओ, मैं 6 महीने कहाँ रुका, इंडिया में रुका, तो इंडिया ने क्या मान लिया कि तुम इंडिया में टैक्स पे करोगे। फिर मैं 6 महीने बाद कहाँ चला गया, यूएस में चला गया, और यूएस में 3 मंथ रुका, तो मुझे इनकम को टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा, यूएस में भी। क्यों, क्योंकि दोनों जगह में क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बंदा दो जगह क्या हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है, और 3 जगह भी हो सकता है अगर उनका कंडीशन कोई बोलते। अगर हमारे देश में कोई 1 मंथ रुकता है, उसने 1 मंथ में जो भी इनकम कमाई है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे, तो उसको टैक्स पे करना होगा। अभी मैंने आपको समझाया नहीं है कि रेसिडेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, अभी हम समझाने वाले हैं। अब बेसिक बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ई में क्या लिखा है, सिटीजन ऑफ कंट्री एंड रेसिडेंट स्टेटस ऑफ दैट कंट्री आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको क्या बोला था, हम सिटीजन इंडिया के हैं और रेसिडेंट स्टेटस अलग चीज है, दोनों अलग हैं। एक बार ज्वाइन मत मत करो कि जो बंदा जहां का होगा उसको टैक्स वहीं पे करना होगा। अब मान लो कि क्रिस गेल कहाँ का है, वेस्ट इंडीज का है, तो जो भी वो इनकम कमाएगा क्या वो टैक्स वेस्ट इंडीज से पे करेगा, ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप अलग चीज है और रेसिडेंटल स्टेटस अलग चीज है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, पाकिस्तान में मैंने क्या किया था, बच्चों को पढ़ाया, पाकिस्तान में रहकर मैंने पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाया, तो इनकम मैंने किससे कमाई, पाकिस्तानी स्टूडेंट से कमाई ना। तो पाकिस्तान छोड़ देगा क्या मेरे को, पाकिस्तान बोलेगा बाहर रोहित सर आप पढ़ा हमारे यहाँ रहे हो और सारा पैसा ट्रांसफर कर रहे हो इंडिया में, हम उस इनकम पे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो यहाँ पे रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि जहाँ के इंसान हो वही टैक्स पे करना हो, ऐसा नहीं है। यहाँ बात कर रहे हैं कि इनकम कहाँ कमा रहे हो, उस इनकम पे क्या निकालना है कि आपका रेसिडेंटल कहाँ का स्टेटस है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, रेसिडेंटल स्टेटस। ठीक है, एफ क्या बोल रहा है, if a person resided in India in the previous year, relevant to the assessment year, in respect of any source of income shall be deemed to be resident in India is other source of income। क्या बोला है उसने, अब हमने आपको सिखाया था कि 5 हेड है हमारे इनकम के। पहला हेड क्या हमारा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचयूएफ, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो बोला है किसी भी एक हेड में अगर आप पूरे प्रीवियस ईयर में एक बार भी क्या बन गए, रेसिडेंट बन गए, तो पांचों इनकम को क्या मान लेंगे कि आप रेसिडेंट हो। कहने मतलब क्या है, मान लो कि मैंने कुछ पैसा कमाया इंडिया में, सॉरी कुछ पैसा कमाया यूएस में, और यूएस में पैसा कमाया, मैं यूएस में रुका 6 महीने, तो यूएस में मुझे क्या मान लिया, रेसिडेंट मान लिया। अब जितनी भी मैं इनकम कमाऊंगा, सारी इनकम चाहे वो अदर सोर्स की हो, चाहे वो जॉब की हो, चाहे बिजनेस की हो, जो भी इनकम होगी सब टैक्स मुझे कहाँ पे करना होगा, यूएस में पे करना होगा। तो वही बोला है कि अगर एक बार आप क्या बन गए, रेसिडेंट बन गए किसी भी इनकम पे, चाहे आपकी बिजनेस की इनकम हो, चाहे आपकी अदर सोर्स की इनकम हो, कोई भी इनकम हो, अगर एक बार आप क्या बन गए, रेसिडेंट बन गए उस कंट्री के, तो वो कंट्री आपकी सारी इनकम पे टैक्स ले लेगी। समझ में आया, वही लिखा है यहाँ पे। 9 में क्या लिखा है, इफ एन इंडिविजुअल स्टे इन अ शिप दिस इज द टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया। क्या बोला है, उससे कहने मतलब है जहां जहां इंडिया आता है इंक्लूडिंग लैंड एंड टेरिटरी वाटर, अगर वहां पे आप खड़े होकर पैसा कमा रहे हो तो वो इंडियन इनकम मानी जाएगी, बस वही लिखा है। चलो, अब यहाँ पे कभी क्या बोलेगा, अब मान लो क्रिस गेल दोपहर के 2 बजे आया और एक साल के बाद रात के 12 बजे गया, तो हमें डे के हिसाब से इनकम निकालनी निकालनी है, आवर्स भी कैलकुलेट करने हैं। ठीक है,
तो 24 आवर से क्या होगा, 1 डे होगा, ठीक है, याद रखना। चलो इतना हम लोग बीकॉम के लिए इतना नहीं आने वाला, ऐसा मैं थ्योरी के लिए पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो, और यहाँ पे क्या लिखा है, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डे। देखो, आने का दिन और जाने का दिन दोनों क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, याद रखना। मान लो कि मैं 5 तारीख को इंडिया आया और 10 तारीख को इंडिया गया, तो कितने दिन हुए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 दिन हुए, ठीक है। 5 जब आया तो कैलकुलेट करना, उसको भी ऐड करना है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको नंबर ऑफ डेज निकाल सिखाता हूँ, कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज हम आपको सिर्फ डेज निकाल सिखाएंगे, उसके बाद क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा हम करेंगे प्रैक्टिकल ताकि आपको इंटरेस्ट आए। आई नो बहुत लोग को बहुत थक गए होंगे, नींद सबको आ रही होगी, ठीक है। चलो, अब थोड़ा करते कैलकुलेशन। मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, आप मुझे आंसर दोगे। मैंने क्या बोला, कोई बंदा अगर इंडिया में उस डेट पे आया तो वो डेट भी क्या होगी, कैलकुलेट होगी, ठीक है। चलो, अच्छा पहले बताओ किसको नहीं पता है, बताओ। अच्छा, पहले मुझे बताओ, मार्च, जो मार्च होता है वो 31st डे का होता है या 30 डे का होता है, मुझे आंसर कमेंट में दो। मैं सबसे आंसर पूछ रहा हूँ, मार्च 30 का होता है, 31 का होता है, फास्ट। पहले ये चेक कर लें आपको आता है कि नहीं आता है ये सब। ओके ओके, ओके ओके, गुड, ठीक है। अब फटाक से, आपके पास 5 सेकंड है, सब रेडी हो जाओ। अब जो मैं बोलने वाला हूँ फटाक से देना आंसर। बताओ, अक्टूबर कितने दिन का होता है, फास्ट जल्दी। अक्टूबर, ये 30 कौन है, चुड़ैल। चलो, आनंद डेविड, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं आपको, मैं बचपन में जब मैं 3rd क्लास में था, तो मैडम ने मुझे एक ट्रिक, हाँ एक ट्रिक बताई थी कि कैसे हम काउंट करेंगे, 31st कौन सा है और 30 कौन सा है, ठीक है। तो आज मैं आपको वही दिखाता हूँ। देखो, ये देखो, ये है ना अपना हाथ, है ना, ऐसे हाथ लो, ऐसे हाथ लो। मैं ऐसे का सामने करता हूँ, देखो इधर इधर, हाँ ठीक है। ये हाथ है ना, देखो ऊपर से उठा हुआ है, नीचे गड्ढा है, उठा हुआ है और गड्ढा है, उठा हुआ है गड्ढा है, ठीक है। जहां पे उठा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, जनवरी। और जहां पे बैठा हुआ है क्या बोलेंगे, फरवरी। जहां पे उठा है फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, लास्ट में उठा होगा जुलाई, ठीक है। जब जैसे ही लास्ट हो, एक बार फिर रिपीट करना, अगस्त। इसका मतलब जुलाई और अगस्त किसके रहेंगे। अब जो चीज उठी हुई है ना, वो सारे डेज किसके रहेंगे, 31st मार्च के रहेंगे, सॉरी 31st डे होंगे। और जो जो मंथ गड्ढे में आ रहा है ना, वो क्या रहेगा, 30 में रहेगा। बस यहाँ पे एक चीज याद रखना है, देखो जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जैसे ही आप एंड में आओगे ना, आपको 2 मंथ का काउंट करने हैं, 2 मंथ, क्या, जुलाई और अगस्त। फिर बैक आओगे यहीं पे, शुरू में नहीं जाओगे, यहीं से आओगे बैक। जुलाई अगस्त के बाद फिर गड्ढे में आओगे, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। समझ में आया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ जनवरी कौन से मंथ में आएगा, जनवरी पहले मंथ है ना, 31st मार्च में आएगा, ठीक है। चलो, जिनको नहीं समझ में आया कॉल करके पूछ लेना। चलो, पहला क्वेश्चन है मेरा, हाउ टू कैलकुलेट स्टे। हमें क्या निकालना है, कितने दिन वो रुका, वो निकालना सीखना है, ठीक है। तो देखो, मैं क्रिस गेल का एग्जांपल लेता हूँ, नहीं गेल का नहीं, किसका लूं, कौन फेमस है, कोई, चलो गेल ही ले लेते हैं यार। गेल यार बहुत नाम याद आता है। और आपको पता है ना गेल कौन है, गेल एक क्रिकेटर है जो वेस्ट इंडीज का है। गेल केम इन इंडिया ऑन 5 सितंबर 2020 and and left in India 31st
जनवरी 2020। बताओ उसने कितने दिन स्टे किया इंडिया में। क्या लिखा है, गेल इंडिया में आया 5 सितंबर को और गेल इंडिया गया 31 जनवरी 2021। ये 21 है, ठीक, सॉरी 21 है ये। बताओ कितने दिन वो इंडिया में स्टे किया। हम आपको निकालना सिखा रहे हैं स्टे कैसे निकालते हैं। अगर आप प्लीज अगर जल्दी बताओ, ठीक है, टाइम हो रहा है क्लास का। मुझे 4 क्वेश्चन करने हैं ऐसे ही सेम टू सेम, बस क्लास हम खत्म कर देंगे। ओवर। जितने जल्दी आंसर दोगे उतना। भाई मुझे आंसर डेज में चाहिए, मंथ में नहीं चाहिए पागल। मुझे आंसर डेज में दो, डेज में। बच्चों की तरह लिखो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तभी आप निकाल पाओगे। चलो मैं आपको, चलो मैं करता हूँ, ठीक है। चलो फर्स्ट मैं करता हूँ, बाकी फिर तुम लोग करना, ठीक है। चलो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, हम जो रेसिडेंटल स्टे निकाल रहे हैं तो हमारा प्रीवियस कौन सा है, हमारा प्रीवियस है 2021, याद रखना। अप्रैल टू मार्च, बस इसी इसी टाइम का हमें स्टे निकालना है। ना तो हमें जाना है पीछे, ना तो हमें जाना है आगे, ठीक है। तो देखो अब बताओ सितंबर का कौन सा महीना होता है, 30 का या 31 का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर 30 का होता है। सितंबर 30 का होता है। शिंदे का आंसर है 148 डे। देखो 5 सितंबर को वो इंडिया आया, तो मैंने बोला जब वो इंडिया में आया तो उसका डेज क्या होगा, कैलकुलेट होगा, ठीक है। मैंने कहा था ना। देखो कब तक, 30 सितंबर तक। कितना स्टे हुआ, कितना स्टे हुआ बताओ। सितंबर कितना स्टे रहा, 24 या 26 या 25, बताओ। मैंने बोलो सुनो कैसे करना है, देखो एक देखो, 1 सितंबर को नहीं रहा, 2 को भी नहीं रहा, 3 को भी नहीं, 4 को भी नहीं रहा, 5 को आया ना वो। गेल कब आया, 5 तारीख को आया, तो 5 काउंट होगा ना। बताओ सितंबर कितने महीने का दिन होता है, 30 दिन का होता है। तो 30 में से क्या कर लो, 4 लेस कर दो, कितना बचा, 26 डे। सितंबर क्या आएगा, अक्टूबर आएगा, कितने दिन का होता है, 31 डे। नवंबर 30 डेज। दिसंबर 31 डे। फिर क्या है, कब रुका, कब गया वो इंडिया छोड़ के, पूरा कैलकुलेट करना है 31 जनवरी, यानी पूरे मंथ रुका वो जनवरी में, तो 31 डे। अब इनको कर लेंगे कैलकुलेट, 26, 31, 30, 31, 31, 149 डेज वो इंडिया में रुका। अब समझ में आया कैसे आया। आपको ये 5 को काउंट करना था। देखो 1 सितंबर 2 सितंबर 3 4 को नहीं रहा, तो इसको काउंट ही नहीं किया। और सितंबर कितने महीने का होता है, 30 दिन का होता है, तो 30 में से मैंने क्या कर लिया, 4 लेस कर लिया, तो कितना बचा वो, 26 दिन। और कब गया वो 31 जनवरी को गया, 20 को, तो पूरा रुका ना वो, तो पूरा ऐड कर लिया मैंने। बताओ किसी को डाउट है, अब आप लोग कर लोगे, मैं दूं, ठीक है। मैं सेम क्वेश्चन रखता हूं, बस मैं डेट चेंज कर ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं 25 जनवरी, ठीक है। यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ 10 सितंबर, ठीक है। बस मैंने इतना चेंज किया है। अब प्लीज आप लोग आंसर दे दो प्लीज। अभी हम क्या सीख रहे हैं, स्टे कैसे निकालते हैं। मैंने क्या किया, 5 की जगह 10 कर दिया और 31 जगह 25 कर दिया। कितना स्टे आएगा। अब सब लोग आंसर कमेंट में देना मुझे।
अच्छा मैंने क्लास ले लिया, मैंने हार नहीं मानी। ठीक है, शिंदे का आंसर आया 138 डेज। ठीक है, प्लीज सब लोग ट्राई करो, ठीक है। जैसे मैंने किया आप मंथ वाइज करो, ठीक है। करण का आया 128 डेज। ठीक, कोई बात नहीं, सबके डिफरेंट आएंगे, अच्छी बात है। सब ध्यान दोगे अच्छे से। हाँ, आने का दिन और जाने दोनों काउंट होंगे। देखो पहले क्वेश्चन में 5 को आया था और 31 को गया। देखो ना, पूरा काउंट किया मैं 31। आने का दिन और जाने दिन दोनों काउंट होंगे। ठीक है। चुड़ैल का आया 139 डेज। चुड़ैल तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तो अपना नाम सही रखो, क्या नाम है आपका, जो भी नाम है आपका सही रखिए। चुड़ैल कहते हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई नो कि आपका सरनेम है, बट क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, तो आपका सरनेम लेता हो तो लोग गलत समझते हैं, लोग को लगता है सच में चुड़ैल पढ़ रही है। 138 शिंदे का आया, 139 मुनाली का आया है, 138 शिंदे का है, 128 करण का है। और बाकी लोग, खान तुम्हारा आंसर नहीं आया, आरती, आनंद, कहाँ से आए आप लोग? हो कि निकल लिए? अरे यार, ठीक है, आई नो टाइम लगता है, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता है। ओ माय, 30 का आया, आरती का आया 138। ठीक है, चलो देखते कौन सही है। सिर्फ करण का आंसर डिफरेंट आया थोड़ा, 128 आया है, बाकी सबके जो हैं 39 38 आया है। 139 138 120। सना खान का भी आ गया 138। ओके, मतलब मुझे लगता है करण आप शायद रॉन्ग हो गए मे बी। तो चेक करते हैं कौन राइट है। ठीक है, आनंद और बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट हैं, डेविड का भी आ गया, वाह, तो यानी कि ऑलमोस्ट सब 138 बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेजोरिटी सही बोल रही है, जो मुझे लगता है। ठीक है, मुझे सिर्फ सामने 5 लोग के नाम शो हो रहे हैं, बाकी लोग के शो नहीं होते हैं मुझे, तो अगर मैं किसी का नाम ना लूं तो प्लीज कोई अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे सबके नाम शो नहीं होते। चलो, अब मैं करता हूँ, ठीक है। बस मुझे क्या देखना है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी 2 लोग तो पता नहीं कहाँ किस दुनिया में हैं। चलो मैं करता हूँ। 10 सितंबर को बंदा आया। अब मुझे पता है सितंबर कितने दिन का डेज होता है, 30 दिन का होता है। तो 30 दिन में 10 को आया ना, तो 10 तो काउंट होगा, यानी 1 से लेके 9 दिन नहीं आया, तो 1 से 9 खाली रहा। तो क्या करोगे तुम, 30 माइनस 9, तो 21 डेज कब रहा वो, सितंबर में। ये पता है टोटल कैसे आया? भाई 10 को आया है तो 10 तो काउंट होगा ना, 10 से लेके 30 कितना होता है, 21 डेज। 11 से 30 कितना होता है, 20 डे। और 10 क्या होगा, 21। या तो ऐसे कर लो, या जो तरीका मैंने बताया इजी वाला, 1 से लेके 9 तक नहीं रहा ना वो, तो 9 दिन नहीं रहा। तो जितने मंथ का दिन होता है, जितने मंथ का महीना होता है, उसमें से 9 दिन लेस कर लो, कितना बचा, 21 दिन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अक्टूबर 31 डे पूरा आएगा, जाहिर सी बात है। फिर क्या आएगा, नवंबर 30 डेज, ये भी पूरा आएगा। फिर दिसंबर 31 डेज पूरा आएगा। फिर जनवरी, वेट वेट वेट, कब गया वो 25 को गया, तो 25 तक काउंट करना है, तो कितना आएगा, 25 तो आएगा, 25 डेज बस। सबसे तो इजी ये लगता है मेरे को, लास्ट वाला जाने वाला दिन पूरा काउंट कर लो। ठीक है, अब ऐड कर लो, 21 31 30 31 एंड 25, 138 डेज। करण आपका 120 डेज कैसे आया? अच्छा ठीक है, राइट कर लिया, ओके गुड, समझ में आया अच्छे से। ठीक है, चलो
अब ये तो अगर क्वेश्चन में डेज वाइज दिया है तो आराम से कर लेंगे। अगर क्वेश्चन ने टाइम वाइज दिया है, उसने बोला वो 2 AM आया, वो 3 PM आया, और वो जब गया वो 11 AM गया, 3 PM आया, 11 AM गया, तो उस टाइम पे हमें 24 आवर्स को 1 आवर क्या करना है, 1 डे क्या मानना है, 24 आवर्स को 1 डे एज्यूम करना है। ठीक है, चलो अब मैं वाला क्वेश्चन करता हूँ। जब वो, अब याद है ना, मान लो कि क्रिस गेल की फ्लाइट 2 बजे थी वेस्ट इंडीज में, इंडिया में कितने बजे पहुंचा, वो 5 AM पे पहुंचा। तो 5 AM से क्या करना है, कैलकुलेट करना है उसका आने और जाने का दिन। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन रेडी करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं गेल का एग्जाम्पल लेता हूँ। गेल केम टू इंडिया। इंडिया कब आया वो, 14 अप्रैल 2020। कब वो आया इंडिया में, 14 अप्रैल 2020 एट 2 AM, यानी 14 अप्रैल को सुबह 2 बजे आया। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइम डाला है 2 AM। ठीक है, फिर एंड लेफ्ट इन इंडिया, लेफ्ट इन इंडिया, इंडिया से कब गया वो, इंडिया से गया 20 फरवरी 2021 एट 5 AM। बस, अब पहले क्वेश्चन किया था, वहां पे टाइम नहीं दिया था, वहां पे डेज दिया था, तो हमें कैलकुलेट करना इजी हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया है। तो देखो कैसे निकालते हैं। देखो दिक्कत क्या होगी, शुरू का टाइम और एंड का टाइम में आपको निकालना सीख गया ना, आराम से कर लोगे। देखो, अच्छा ये बताओ, 2 AM PM पता है ना क्या होता है, AM PM पता है ना क्या होता है। ये 2 सुबह का कि रात का है, पहले मुझे ये बताओ, सुबह का कि रात का है। 2 A मतलब क्या होता है, मॉर्निंग या नाइट या आफ्टरनून। मॉर्निंग, वेरी गुड, चलो। हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात है, इंडिया में रहते हैं ना हम लोग, सुबह मतलब मॉर्निंग। चलो गुड, कोई नहीं। चलो, अब मैं बोल रहा हूँ, कब वो इंडिया में आया, 14 सितंबर को आया। अब मुझे बताओ, 14 सितंबर, सितंबर कौन सा महीना है, 30 का या 31 का, सितंबर 30 का है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, 14 सितंबर को 2 बजे आया, 2 AM पे आया। बताओ, 14 सितंबर जो है, 24 आवर्स का एक दिन होता है ना, तो 24 आवर्स में से वो कितने बजे आया, 2 AM आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 14 सितंबर को वो सिर्फ 22 आवर्स रुका। ये समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड, वाह वाह वाह, सुनिए आ गई, फॉर्म में आ गई, फॉर्म में आ गई, फॉर्म में आ गई। ठीक है, कैसा कैसे किया मैंने, देखो 14 अप्रैल 24 आवर्स, अब 2 AM बोला ना, तो 12, सॉरी 1 और 2 लेस कर दो, कितना आएगा, यानी 14 अप्रैल को रुका वो 22 आवर्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आया भाई साहब, क्योंकि 2 AM पे आया ना। अगर वो 12 AM, यहाँ पे अगर 12 AM लिखा होता तो पूरा एक दिन लिखते हैं हम। ठीक है, अब बताओ 22 डेज आवर्स प्लस कितना आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे डेज कितने आएंगे, ये तो 14 अप्रैल का आया ना। अब मैं बात कर रहा हूँ 14 to 30 सितंबर तक का, कितना आएगा, लेस कर दो, कितना आएगा, मेरे ख्याल से 15। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। 15 कैसे समझे, 15 कैसे आया, देखो, अच्छा मान लो यहाँ पे AM ना दिया होता तो कितना डेज आता, अगर यहाँ पे AM ना दिया होता तो कितना डेज आता, तो यहाँ पे आता, कितना आता, 17 डेज आता ना, सॉरी हाँ यहाँ 16 आएगा, सॉरी। अगर यहाँ पे AM ना दिया होता तो कितना आता, 17 डेज। कैसे, 1 से लेके 13 तक नहीं रहा वो, तो 30 - 13 कितना हुआ, 17। लेकिन यहाँ पे 2M पे आया ना, तो 17 दिन नहीं रहा, वो 16 घंटे, 16 दिन प्लस 22 आवर रहा। कैसे बोलेंगे, 16 डे प्लस 22 आवर रहा। ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे निकाला मैंने, ये 16 डेज आएगा। ठीक है, सॉरी हाँ।
समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं ये छुपा लूं 2 AM, तो कितना आंसर आता आपका? आपका आंसर 17 आता। कैसे 17 आता? पूछो कैसे आंसर 17 आता? देखो 14 को आया तो कैलकुलेट हुआ कि नहीं होगा? देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 12, 15, 16, 17। ऐसे कर लो कैलकुलेट। आप ऐसे भी कर सकते हो कैलकुलेट। या तो मैंने आपको ट्रिक दी है, 14 को आया यानी 13 तक नहीं रहा वो। 14 को आया, 13 तक नहीं रहा, तो 1 से लेके 13 दिन तो नहीं रहा ना। और महीना कितने दिन का होता है? सितंबर 30 दिन का होता है। तो 30 माइनस कर लो 13, कितना आएगा? 17 दिन। 17 दिन तब आता जब ये टाइम ना दिया होता। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यानी 14 अप्रैल को वो पूरा दिन नहीं रुका। सॉरी, 14 अप्रैल को पूरे दिन नहीं आया वो। 14 अप्रैल को 2 घंटे बीतने के बाद आया वो। तो कब आया? 2 AM को आया। तो यानी बोल सकता हूँ 16 दिन प्लस 22 आवर। ठीक है? अब समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो पूरा सितंबर का निकाल दिया। अब क्या आएगा इसके बाद? अक्टूबर। अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31 डे का होता है। कोई दिक्कत नहीं। देखो सिर्फ आने और जाने का निकालना सीखना है। बीच का तो बहुत ही ईजी है। फिर क्या आएगा? अक्टूबर। नवंबर आएगा, वो 30 दिन का होता है। फिर दिसंबर आएगा, वो 31 डे का होता है। फिर जनवरी आएगा, वो भी 31 डे का होता है। अब बताओ इस साल 21 फरवरी कितने दिन का रहेगा? इस साल 21 फरवरी 28 डेज का रहेगा। इस बार लीप ईयर नहीं है। ठीक है? तो फरवरी लीप ईयर मतलब ही नहीं है। वो कब गया छोड़ के? वो 28 से चला गया पहले। अब देखो कब गया वो? 5 AM। देखो 19-21 को नहीं गया वो, 20 तारीख को गया। कब गया? 5 AM। यानी कि 20 तारीख को वो 5 AM पे छोड़ दिया। यानी कितने घंटे आएंगे? 5 आवर्स आएंगे। वेरी गुड। तो फरवरी, तो 19 डे प्लस 5 आवर्स। समझ में आया कि नहीं आया? सर 19 दिन कैसे आए? भाई 20 को गया तो 19 दिन तो रुका पूरा। 19 दिन तो रुका पूरा। जब 20 तारीख आई तो सिर्फ वो सुबह छोड़ चला गया 5 बजे। तो 20 तारीख का 5 आवर लिया मैंने सिर्फ। समझ में आया कि नहीं आया? फरवरी में कैसे आया? 19 डे प्लस 5 आवर। ये 5 आवर 20 तारीख के हैं। ठीक है? क्योंकि वो सुबह 5 AM पे छोड़ चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। अब मैं करूं कैलकुलेट। अब मैं करूंगा कैलकुलेट। यस, चलो वेरी गुड। देखो पहले हम करेंगे डेज कैलकुलेट। पहला कितना डेज है? 16 डेज। 16, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 19। तो 158 डेज प्लस कितने आवर्स? 22 और 5 कितने? 27 आवर्स। बताओ 27 आवर्स। मैंने क्या बोला? 24 आवर क्या मानेंगे? एक दिन मानेंगे। तो इसको हम क्या मान लेंगे? 1 डे मान लेंगे। 24 आवर ज्यादा है ना? 20 पूरा टोटल आवर्स। अरे पूरा टोटल आवर्स नहीं निकालना है। ऐसे करना है, आवर्स से वो निकालना है शुरू का और एंडिंग का। ठीक है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी। ओके, गलती हो गई। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, जो मैंने किया वैसे आएगा। देखो 16 सही किया, गुड सही किया। पर 59 कैसे आ रहा है मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 16, 31, 30, 31, 31, 19। मेरा 158 डेज आ रहा है। 158 डेज प्लस कितने आवर हुए? 27 आवर। कैसे 27 आवर है? देखो 22 पहले के जब वो आया था, और जाने के 5, टोटल कितने हो गए? 27 आवर। और हमने बोला था 24 आवर्स को हम एक दिन मानते हैं। तो इसको क्या मान लेंगे? 1 डे। अब बाकी ऊपर के 3 आवर इग्नोर, उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है? तो 158 डेज प्लस 1 डेज, टोटल हुआ 159 डेज। 159 डेज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ गुड गुड। 3 आवर्स को एक्सक्लूड करना है, उसको इग्नोर। हाँ अगर 48 आवर होता तो 2 दिन मान लेते। 48 आवर हो तो 2 दिन मान लेते। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं क्लास। चलो क्वेश्चन नंबर 3। गेल केम टू इंडिया
31 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021, बताओ। निकालो भाई, निकालो निकालो निकालो। बताओ, गेल कितने दिन इंडिया में रुका? जिसने इसका जी आंसर दे दिया ना भाई, वो मतलब लाइक क्या बोलूं, आउटस्टैंडिंग है वो। क्या बोला? क्या बोला? गेल कब आया? 31 जनवरी 2021। मैंने पूछा इसका स्टे निकालो, कितने दिन वो इंडिया में रुका, निकालो। भाई साफ हो जा कैमरा। ठीक है। और ये कौन है भैया? एक एक क्या, एक मंथ या एक दिन? एक दिन इंडिया में रुका। भाई यहाँ पे क्वेश्चन में आने का दिन दिया है, जाने का दिन नहीं दिया है। मतलब इंडिया ने बोला है आने का, क्या वो शायरी है ना, इंडिया बुलाता है मगर जाने का नहीं, ठीक है? तो आने का दिन दिया है, जाने का नहीं दिया है। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वो एक ही दिन रुका? अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता कि गेल जो है 1 फरवरी को गया, तो समझ में आता हमें। ठीक है, चलो, सबका दिमाग नहीं चलने वाला। हमने आप 29 डेज। हाँ हाँ, लगाओ तुक्के मारो, कोई ना कोई सही बैठ ही जाएगा। चलो अच्छा, अब बताते लॉजिक क्या है। अब सुनो मैजिक। बताओ, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? हमारा प्रीवियस ईयर 2021, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2021। तो हमने क्या बोला, इस पीरियड का हमें क्या करना है? रेसिडेंटल स्टेटस निकालना है। याद है ना, प्रीवियस ईयर का निकालना है। अब गेल कब आया? गेल आया, गेल इस डेट को आया, 31 जनवरी 2021। तो हमारा लास्ट क्या प्रीवियस ईयर, इस पीरियड कैलकुलेट करने का यही तो है ना। बस, खत्म। कितने दिन रुका वो? जनवरी को आया, तो उसका एक दिन। फिर फरवरी 28 डेज। फिर मार्च 31 डेज। तो वो इंडिया में रुका 60 डेज। समझ में आया कि नहीं आया? सर ये कैसे किया आपने? अरे हमारा, हमने क्या बोला, रेसिडेंटल निकालना है प्रीवियस ईयर का। अगर मैं बोलूं मैं यूएस जा रहा हूँ 1 जनवरी को, कब आऊंगा पता नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वही क्या हो गया, मैं सेटल हो गया ना। तो इनकम टैक्स बोलता है कोई बात नहीं, जब वो आया, कब आया, हमारा प्रीवियस क्या है, हमारा प्रीवियस क्या है, अप्रैल टू मार्च, 20 से 21। वो कब आया? वो आया 31 जनवरी को। तो एज्यूम कर लेंगे कि हम, वो रुका है इंडिया में, गया ही नहीं वो। ये एज्यूम करना है। वो कब तक रुका इंडिया में? मार्च 2021 तक, क्योंकि यही तो लास्ट डेट है ना हमारी इनकम निकालने की। तो यहाँ तक क्या करना है, उसका स्टेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जो कितना आया, 60 डेज आया। सना खान का ऑलमोस्ट सही था, 59 डेज। बस सना खान ने इसको इंक्लूड नहीं किया 31 को। ठीक है, गुड जॉब। चलो, अब एक और करता हूं मैं। गेल लेफ्ट टू इंडिया, अभी आया था, अब वो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है। गेल लेफ्ट टू इंडिया 20 फरवरी 2021। अब पता है कौन निकालेगा? जाने का, जाने का दिन दिया है, आने का नहीं दिया है, अब कैसे निकालोगे? ऊपर आने का दिन दिया था, जाने का नहीं दिया था, तो हमने ये लॉजिक लगाया था। यहाँ पे जाने का दिन दिया है, आने का दिन नहीं दिया है, तो कैसे लगाओगे? निकालो, बस 5 मिनट देता हूँ मैं, 2 मिनट, क्लास को खत्म करते हैं फटाक से। और जिनने क्लास मिस की है, आज बहुत लोग नहीं आए मुझे पता है, उनकी तो मतलब, कहते हैं कभी कभी ज्यादा स्मार्टनेस, क्या बोले, चलो। मैंने एक वॉर्न भी किया था, फिर भी लोग नहीं आए। चलो 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 चलो। मुझे, अरे मुझे, हाँ वो वेरी गुड। अब मुझे सिर्फ डेज बताओ, अपना दिमाग ना बताओ मेरे को, सिर्फ डेज बताओ। अब तुमने
तो पूरे दरवाजे ही खोल दिए। ये सच में चुड़ैल है। मुझे डेज में आंसर सब सेंड करो। गुड ट्राई। अच्छा दिमाग लगाया। चलो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं मेरी क्लास के। यानी कि मेरी बात तुम लोग दिमाग में बैठ जाती है। सना खान का आया 213 डेज। ओके, देखते हैं कितना आया, मैं भी देख लेता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हाँ, सना आप दोबारा ट्राई कर लीजिए। रॉन्ग है आपका शायद। हम्म। गुड गुड। आप सबके दिमाग की बत्ती जल गई। ये 265 कौन आ गया भाई? 200 मतलब क्या हद हो गई। मतलब कॉन्सेप्ट सही लगाया, आंसर राइट नहीं। ये जल्दी क्या है, भूख लगी, मुझे पता है, मुझे भूख लगी है। करण का आंसर राइट है। और उससे पहले किसने दिया आंसर? शिंदे का आंसर राइट है। आरती का राइट है। गुड। चलो कैसे आया बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो, मैंने फिर बोला, याद रखना ये कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना, हमारा प्रीवियस है कौन सा है? 20 एंड 21। तो यानी कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट करना है। यानी एज्यूम करना है वो इस डेट को आया होगा। वो रुका था पहले से ही था। कभी रुका, मुझे से क्या करना है? वो इंडिया में 2010 से रुका हुआ है, उससे मतलब क्या है? हमें इनकम निकालनी है, रेसिडेंट स्टेटस निकालना है, इस साल का प्रीवियस ईयर का निकालना है। तो कब तक निकालना है, कब वो छोड़ गया? 20 फरवरी 2020 तक। तो ये करना है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है इसको। क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है। लास्ट डेट हमारी क्या है प्रीवियस ईयर की? 21 है। बट वो यहाँ तक नहीं रुका, वो कहाँ तक रुका? सिर्फ 20 फरवरी तक रुका। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? डेज कैलकुलेट होंगे, तो कितने आएंगे? 326 डेज। शॉर्ट ट्रिक दूं मैं आपको? ये तो लीप ईयर तो है नहीं, ठीक है। तो कितने दिन होते हैं एक महीने में? 365 डेज। सॉरी, एक साल में। बताओ। मार्च तो रुका नहीं ना, मार्च तो रुका ही नहीं वो। तो 31 लेस कर लो मार्च के। फरवरी में कब रुका वो? 20 को। फरवरी में क्या है, 20। यानी कि 8 दिन नहीं रुका। तो 8 दिन फरवरी के लेस कर लो। उल्टा कर रहा हूं मैं, ठीक है। 365 - 31 - 8 कितना आया? 326 डेज। ठीक है। चलो, सबके आंसर राइट आ गए। ठीक है। आपको समझ में आया? लास्ट के दो क्वेश्चन में आपको एक में दिया था आने का दिन, एक में दिया जाने का दिन। तो हमेशा लॉजिक लगाना प्रीवियस क्या है हमारा, ठीक है। चलो, आपके बीकॉम एग्जाम में नहीं पूछने वाले सब, बट मेरा काम है कि आपको फुल नॉलेज देना, ठीक है। तो मैंने आपको दिया। ये सब सी ए सी एम वालों के लिए हैं, ठीक है। चलो, आपके सिलेबस में है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है। बट आपके कॉलेज पूछते नहीं आपसे, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आज वेट करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।